वेलकम एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। ये वीडियो में हम आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। तो कल के वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे ये कंपनी एस्टेब्लिश होती है, कैसे ये भारत आती है, पोर्टुगीज से लड़ती है और उसके बाद पोर्टुगीज के साथ उनका रिलेशन कैसे अच्छा होता है, उनको बॉम्बे कैसे डाउरी में मिलता है और किस तरीके से वो अपने आप को यहाँ पे फरमान जारी करके गोलकंडा के जो सुल्तान होते हैं उनका फरमान लेके अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश करती है। अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में जैसे वो आई उसके बाद वो साउथ इंडिया में और बंगाल में कैसे अपने आप को वो एस्टेब्लिश करती है। तो आइए देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, माय नेम इज कृणाल पी ठाकुर एंड आई एम एन एजुकेटर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एलएलबी एलएलएम विद बिजनेस लॉ एंड आई एम टीचिंग फॉर द सिविल सर्विसेज सिंस 2011। और ये जो लेक्चर है वो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ है, इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे टॉपिक कवर करेगा आपका। और दूसरा, अगर आपको नॉलेज रखना है, आपको हिस्ट्री में दिलचस्पी है, तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो देखते हैं, तो ब्रिटिश फुटहोल्ड इन बंगाल एंड मद्रास, ये दोनों जगह पे ब्रिटिश कैसे अपना फुट होल्ड करती है, अपने आप को एस्टेब्लिश करती है, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट और साउथ में। तो पहले साउथ की बात कर लेते हैं। तो देखो, पहले उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। अब मसूलीपट्टनम में जो ब्रिटिश का काउंसिल बनता है यहाँ पे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की काउंसिल में एक मेंबर होते हैं। उस मेंबर का नाम होता है, वो एक मर्चेंट होते हैं, ब्रिटिश मर्चेंट होते हैं और वो काउंसिल के भी मेंबर होते हैं और उनका नाम होता है फ्रांसिस डे। तो ये जो फ्रांसिस डे है, ब्रिटिश मर्चेंट मेंबर ऑफ मसूलीपट्टनम, he received permission from the ruler of चंद्रगिरी in 1639। चंद्रगिरी के रूलर के साथ मिलके वो उनसे परमिशन लेते हैं। और परमिशन क्या लेते हैं, टू फोर्टिफाई फैक्ट्री एट मद्रास। मद्रास में जो उनकी फैक्ट्री थी उसको उसकी किलेबंदी करवाते हैं, फोर्टिफिकेशन करवाते हैं। और वही किलेबंदी वाली फैक्ट्री जो है वो बाद में चल के वो बनती है फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो याद रखिएगा, ये उनका मेन प्रेसिडेंसी है। जो साउथ इंडिया में जो मेन जगह है वो फोर्ट सेंट जॉर्ज है। तो ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो 1639 में बनती है, तो इसी घटना के बाद बनती है। तो उनका ये जो जगह है, साउथ का जो मद्रास का जगह है, उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। और उसके बाद इसका महत्व इतना बढ़ जाता है कि जो मद्रास का ये फोर्ट सेंट जॉर्ज था, इट रिप्लेस मसूलीपट्टनम फ्रॉम देयर मेन सेंटर। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंग्लिश का सेटलमेंट जो है, उनका जो हेडक्वार्टर है वो मद्रास होगा, मसूलीपट्टनम नहीं होगा। तो मद्रास उनका महत्वपूर्ण इस तरीके से केंद्र बनता है साउथ इंडिया के अंदर। तो साउथ इंडिया के अंदर अब मद्रास जो है वो इंग्लिश सेटलमेंट का मेन केंद्र बन चुका है, महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। उसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके से ये अपने आप को ईस्टर्न इंडिया में एस्टेब्लिश करते हैं। तो देखो, उसके बाद अंग्रेज जो है वो अपनी एक्टिविटी को ईस्ट इंडिया में एस्टेब्लिश करते हैं और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ईस्ट इंडिया में वो अपनी फैक्ट्री शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया में फैक्ट्री कहाँ शुरू करते हैं, तो एक तो उनकी जगह है हरिहरपुर, जो महानदी डेल्टा के पास है। जैसे उड़ीसा का जो एरिया है, रीजन है महानदी के पास, वहाँ पे हरिहरपुर में वो अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। और दूसरी फैक्ट्री बनाते हैं बालासोर, बालासोर भी उड़ीसा में है। 1633 में अपनी उन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की होती है। उसके बाद वो उड़ीसा से नेक्स्ट पहुंचते हैं बंगाल में। अब देखो, उस जमाने में बंगाल बहुत ही बड़ा प्रोविंस हुआ करता था एंड इट वाज आल्सो रिच प्रोविंस इन इंडिया, भारत का बहुत अमीर प्रोविंस हुआ करता था। यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत एडवांस थे, यहाँ पे व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छे तरीके से होते थे। एंड दैट इज़ वाई कोई भी कंपनी यहाँ पे आएगी, कोई भी व्यापारी यहाँ पे आएगा, खास के इंग्लिश मर्चेंट जो कि प्रॉफिट सीकिंग होते हैं, तो प्रॉफिट कमाना है तो ऐसे सेंटर को अपना घर बनाना बहुत ज़रूरी था। और ऐसे रीजन पे कमर्शियल कंट्रोल होना, पॉलिटिकल कंट्रोल होना, ये एक एट्रैक्टिव प्रपोजिशन था, बहुत अच्छी बात मानी जाएगी, ऐसा उनको लगा। इसलिए अपने आप को उन्होंने बंगाल के अंदर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। कैसे, तो देखो, बंगाल मुगल एम्पायर का उस टाइम पे इंपॉर्टेंट प्रोविंस था, बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था, मतलब मुगल एम्पायर के अंदर आता था। और मुगल एम्पायर की तरफ से बंगाल के सूबेदार थे शाह शुजा। तो 1651 में शाह शुजा जो बंगाल के सूबेदार थे, सूबेदार से उन्होंने क्या किया, परमिशन ली। एंड शाह शुजा अलाउ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन बंगाल, यहाँ पे व्यापार करने के लिए उनको परमिशन दी। इन रिटर्न ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ ₹3000 इन लिeu ऑफ ऑल द ड्यूटीज,
कि सारी ड्यूटी माफ की जाएगी, उनको 1 साल में 3,000 रुपये जो है उसका पेमेंट करना है। तो यहाँ पे इनको अच्छी डील मिली और बंगाल में उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे व्यापार करेंगे वैसे वैसे फिर उनको लगा कि ठीक है अब ये एक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश कर ली। तो बंगाल में उन्होंने फैक्ट्री हुगली के किनारे 1651 में उन्होंने फैक्ट्री शुरू कर दी, हुगली नदी के किनारे। उसके बाद दूसरी जगह पे भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाए, जैसे कि कासिम बाजार गए, उसके बाद पटना, बिहार में पटना, और उसके बाद राजमहल का जो एरिया है, ये सारे एरिया में भी उन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। नेवरदिलेस, डिस्पाइट ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ द फरमान, कि फरमान में उनको बहुत सारे प्रिविलेज तो मिले थे, लेकिन फिर भी कंपनी के बिजनेस को कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती थी। कैसे? द कंपनी बिजनेस वॉज नाउ ऑब्स्ट्रक्टेड बाई द कस्टम ऑफिसर। वहाँ पे जो कस्टम ऑफिसर होते थे, लोकल चेक पोस्ट होते थे, वो उनसे कस्टम ड्यूटी मांगा करते थे, उनसे फीस या टोल टैक्स मांगा करते थे। दे वर आस्किंग फॉर द पेमेंट ऑफ टोल, लेकिन उनको तो फरमान मिला हुआ था और 3,000 रुपये पे करना था बंगाल के सूबेदार को, और उनको बदले में सारे फीस, सारी कस्टम ड्यूटी, टोल माफ था। लेकिन यहाँ फिर भी जो कस्टम ऑफिसर थे, लोकल चेक पोस्ट थे, वो उनसे टोल लेते थे, उनसे पैसा लेते थे। इससे उनको प्रॉब्लम होती थी, उनका बिजनेस का नुकसान होता था, बिजनेस में ऑब्स्ट्रक्शन आता था, हैरासमेंट होता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर देखा, तो ये देखा कि मतलब यहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो इन परस्यूएंस ऑफ द चेंज पॉलिसी, कंपनी ने अपनी पॉलिसी बदली। नाउ कंपनी वांटेड टू हैव अ फोर्टिफिकेशन एट सेटलमेंट हुगली। तो हुगली में जो वो अपना घर बना के रह रहे थे, जो कॉलोनी बनाई थी उन्होंने, जो भी सेटलमेंट किया था, वहाँ पे वो किलेबंदी करना चाहते थे, ताकि उन्होंने देखा कि यहाँ पे अगर फ्यूचर में लड़ाई होती है तो क्या है, अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। सो दैट फोर्स कुड बी यूज्ड इफ नेसेसरी, अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो वो अपनी फोर्स को भी यूज कर सकते हैं, मतलब फोर्स पावर को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली, पहले फोर्टिफिकेशन नहीं कर रहे थे, अब फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, उन्होंने उसके साथ साथ अपील भी की, जो वहाँ के मेन सूबेदार थे उनसे उन्होंने अपील भी की। सो विलियम हेज जो कंपनी के एजेंट होंगे, फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर ऑफ द कंपनी इन बंगाल। तो देखिएगा कि बंगाल जो कंपनी है, बंगाल के अंदर, वहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहले एजेंट और गवर्नर जो थे वो थे विलियम हेग्स। इन्होंने वहाँ पे जो सयास्ता खान थे अभी सूबेदार, उनको अपील की, उनको अपील करके उनको बोला, विच इज़ द मुगल गवर्नर, शाइस्ता खान वॉज द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल। इन अगस्त 1682 में उन्होंने शाइस्ता खान से अपील की और बोला कि ये प्रॉब्लम से हमें राहत दे दो, देखो ये अननेसेसरी हमारे पास से क्या कर रहे, कस्टम ड्यूटी है, टोल टैक्स है, वो वसूल कर रहे, तो हमारी ग्रीवांसी से हमारी कंप्लेन है उसको प्लीज रिड्रेस कीजिए। तो उन्होंने यहाँ पे अपील की बंगाल की मुगल गवर्नर से, मुगल गवर्नर जो बंगाल में थे। फिर गवर्नर ने क्या किया, कुछ नहीं किया, नथिंग केम आउट ऑफ द अपील। जैसे होता है ना, हम फरियाद करते हैं और कोई सुना अनसुना कर देता है, तो अपील का कोई नतीजा नहीं निकला, तो इसीलिए उनकी हॉस्टिलिटीज बढ़ी। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच में दुश्मनी बढ़ेगी, कड़वाहट बढ़ेगी। नाउ ब्रिटिश और मुगल जो है वो एक दूसरे के नफरत करने लगेंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी इनके ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, इसी बीच में 4 साल निकल जाते हैं और ये कड़वाहट और ज़्यादा बढ़ जाती है। 4 साल के बाद हुगली वॉज सेक्ट बाय द मुगल इन अक्टूबर 1686। मुगल जो है वो हुगली के ऊपर अपना कब्जा जमा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई थी। अब मुगलों ने जब हुगली का जो पूरा एरिया जो है वो अपने अंदर कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया, तो अंग्रेजों ने रिटेलिएट किया, उन्होंने रिएक्शन दिया। कैसे? बाय कैप्चरिंग इंपीरियल फोर्ट एट थाना। तो जो मुगलों का जो मॉडर्न गार्डन रीच के पास जो थाना है बंगाल के अंदर, वहाँ पे एक किला है, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो जैसे हुगली उनका सेटलमेंट था, तो मुगलों ने कैप्चर कर लिया था, तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने थाना, बंगाल में जो थाना है जो मुगलों का केंद्र है, उसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद उन्होंने हाजली, ईस्ट मिदनापुर में एक जगह है मुगलों की, मुगलों के नाम पे थी हाजली, उसके ऊपर भी उन्होंने रेड किया और उसको भी कैप्चर करने की कोशिश की। उसके बाद मुगलों का किला है जो कि बालासोर में है, बालासोर, उसके ऊपर भी उन्होंने अटैक कर दिया, स्टॉर्मिंग द मुगल फोर्टिफिकेशन एट बालासोर। बालासोर के ऊपर जब उन्होंने आक्रमण कर दिया, तो इसीलिए अब मुगलों को यहाँ पे गुस्सा आ गया और मुगल ने यहाँ पे फिर से मुगलों ने रिएक्शन दिया। हाउएवर इंग्लिश वर फोर्स टू लीव हुगली। जब उनका ज़्यादा लड़ाई हुआ तो इंग्लिश को यहाँ पे हारना पड़ा, ब्रिटिश को यहाँ पे हारना पड़ा और उनको हुगली के किनारे से यहाँ से भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा।
और उसके बाद दे वर सेंट टू एन अनहेल्दी लोकेशन एट द माउथ ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे ही एक बहुत ही गंदी जगह थी, वहां पे जाके उनको सेटल होना पड़ा। इस तरीके से उनको पीछे हट करना पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बाद में चल के 200 साल तक राज करने वाली है, इस समय उनकी पोजीशन खराब हो जाती है और उनको एक अनहेल्दी पोजीशन पे, एक अनहेल्दी जगह पे रहना पड़ता है। नाउ आफ्टर मुगल रेड ऑन हुगली, जब मुगलों ने हुगली के ऊपर रेड किया, मुगलों ने हुगली को कैप्चर कर लिया, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अकल आती है और उसके बाद वो झुक गए। और उसके बाद उनके जो एजेंट थे, इस टाइम पे कंपनी के एजेंट थे जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक स्टार्टेड नेगोशिएशन विद द मुगल्स। मुगल के पास जाके उनसे बातचीत करना शुरू किया, उन्होंने नेगोशिएशन करना शुरू किया ताकि उनको उनकी जो जगह थी, उनका जो गांव था, जो बहुत बड़ा टाउन था जहां पे उन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया था, जिसका नाम था सुतनुती जगह उनको वापस मिल जाए। तो सुतनुती के जगह के लिए, इस रीजन के लिए उन्होंने डिस्कशन करना शुरू किया। उसके बाद चार्नोक वॉज सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग द मुगल्स। सो चार्नोक साइन अ ट्रीटी विद द मुगल्स, उनको मना लिया, उनके साथ एक समझौता कर लिया। 1690 में उन्होंने फ्लैटरी करके या फिर उनको कन्विंस करके एक एग्रीमेंट कर लिया 1690 में, एंड उन्होंने सूतानाती जो है अगस्त 1609 में वापस ले लिया, मुगलों ने उनको वापस दे दिया। एंड दस इंग्लिश फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश इन फरवरी 10, 1691 इन बंगाल। और इसी दिन को इंपेरियल फरमान भी जारी होता है और ये फरमान के हिसाब से अंग्रेज जो थे उनको बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है। कैसे? 3000 रुपये उनको देना है पूरे साल का, ऑल ड्यूज, और उसके बाद वो व्यापार कर पाएंगे। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी मान जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अब लड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं रहेंगे। तो इसीलिए उनको फिर से फरमान मिलता है और फिर से वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब वो ट्रेड कर रहे होते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं, प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं, तभी क्या होता है, जो जमींदार होते हैं, एक जमींदार जो है बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के जो जमींदार होते हैं जिसका नाम है शोभा सिंह, तो उनको प्रॉब्लमेटिक लगते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ब्रिटिश। ही रिबेल सब्सिक्वेंटली गिविंग ईस्ट इंडिया कंपनी द प्रोटेक्ट्स, और ये बहाना लगाते हैं कि ये लोग अपने सेटलमेंट को फोर्टिफाई कर रहे, यहाँ पे वो किलेबंदी कर रहे। तो पूरा जो सुतानुती जो है, ये जो पूरा विलेज है, तो यहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट किया 1696 में और वहाँ पे किलेबंदी करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है ये डेंजर हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ और उसके बाद अंग्रेजों ने मुगलों को और जो बंगाल के गवर्नर थे उनको समझा लिया और अपने पक्ष में कर लिया। और 1698 में इवन इंग्लिश सक्सीडेड इन गेटिंग परमिशन, वो परमिशन लेने में कामयाब रहे टू बाय जमींदारी ऑफ 3 बिग विलेज। तीन गांवों की उन्होंने जमींदारी ले ली। अभी वो जमींदार भी गए थे, पहले व्यापार करने आए थे, अब जमींदार बन गए। तो एक तो वही गांव था जहां पे उन्होंने सेटलमेंट और व्यापार किया, सुतानुती के बाद गोविंदपुर के बाद नेक्स्ट है कालीकट, जिसे कालीघाट भी कहा जाता है। तो ये 3 गांवों की वो जमींदारी लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। नाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी के साथ साथ जमींदार भी बन जाती है। फ्रॉम देयर ओनर, जो जमींदार थे उनसे उन्होंने ये 3 जमींदारी ले ली और बदले में उन्होंने पेमेंट किया 1200 रुपये का। तो 1200 रुपये के बदले में उनको सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकट जो है वो उनको जमींदारी मिल जाती है। उसके बाद उन्होंने वहां पे अपना एक किला बना दिया जिसका नाम हुआ फोर्ट विलियम इन 1700। तो याद रखिएगा सन 1700 में 1600 में ये कंपनी बनी थी और 1700 में एग्जैक्टली 100 साल के बाद उन्होंने बंगाल में एक किला बनाया जिसे फोर्ट विलियम कहा जाता है और आगे चल के वही उनका मेन केंद्र बनता है, प्रेसिडेंसी का मेन सीट बनता है। तो फोर्ट विलियम ईयर 1700 में उन्होंने किला बंधवा दिया। किले का कंस्ट्रक्शन होने के बाद नाउ इट ऑल्सो बिकम द सीट ऑफ ईस्टर्न प्रेसिडेंसी, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी बनता है फोर्ट विलियम 1700 में जो बना था। यहाँ पे सर चार्ल्स आयर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो फोर्ट विलियम में पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सर चार्ल्स आयर थे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देख सकते हो और उसके बाद मेरे आंसर के साथ मैच कर सकते हो। पहला सवाल है व्हाट वाज बॉम्बे इनिशियल कनेक्शन टू ब्रिटिश? व्हेन डिड इट बिकम हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी? नाउ ए बी सी डी आंसर है। तो ए में डच
हेडक्वार्टर, उसके बाद पोर्टुगीज हेडक्वार्टर, उसके बाद पोर्टुगीज और हेडक्वार्टर, उसके बाद डच और हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है मतलब गिफ्टेड बाय विच और हेडक्वार्टर कब बना, तो यहाँ पे गिफ्टेड हमें पता है कि गिफ्टेड बाय पोर्टुगीज, तो आंसर जो है पोर्टुगीज होगा। और ईयर हमें चेक करना है, करेक्ट आंसर है सी, गिफ्टेड बाय पोर्टुगीज। बॉम्बे वॉज गिफ्टेड बाय पोर्टुगीज टू द इंग्लिश, डावरी में दिया था इन 1662। जो हेडक्वार्टर बनता है 1687 में ये हेडक्वार्टर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच मेंबर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव परमिशन टू बिल्ड फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास इन 1639। तो ऑप्शन है ए सर थॉमस रो, बी फ्रांसिस ड्रेक, सी फ्रांसिस डे एंड सी डी है थॉमस एडवर्थ। द करेक्ट आंसर इज फ्रांसिस डे, इन्होंने परमिशन ली थी और मद्रास में उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया था। तो आंसर है सी फ्रांसिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन रिप्लेस मसुलीपट्टनम एज हेडक्वार्टर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन साउथ इंडिया। ए पौंडीचेरी, बी नागपट्टनम, सी मद्रास एंड डी बॉम्बे। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी है, मद्रास है। मद्रास को फिर उन्होंने मेन सेंटर ऑफ सेटलमेंट हेडक्वार्टर बनाया। तो आंसर है सी मद्रास। तो यहाँ पे अपना हम वीडियो कंप्लीट करते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से फर्रुखशियार जो मुगल एम्पायर है उनको फरमान मिलता है, उसके बाद उनकी गतिविधि कैसे बढ़ती है और धीरे धीरे अपना पावर बंगाल में वो कैसे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।